हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, जैसे कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ हमने कुछ शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस किए हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ हमने देखा था एग्रीकल्चर मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन या एग्रीकल्चर ट्रेनिंग। और इसके साथ साथ इसी चैप्टर में एक और शॉर्ट नोट है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में बहुत बार देखा है, और वो है इनेबल्ड एनवायरनमेंट। क्या कहा बच्चों मैंने? इनेबल्ड एनवायरनमेंट, जो जनरली एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, जो हम आज बहुत ही इजीली सीखेंगे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम कहते हैं इनेबल्ड एनवायरनमेंट, तो इनेबल्ड एनवायरनमेंट हर एक एस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। जब एक एनवायरनमेंट बहुत इनेबलिंग होता है, यानी हेल्पिंग होता है, सपोर्टिव होता है, लाइवली होता है, तो वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आउटकम और रिजल्ट बेटर और बेस्ट होते जाते हैं। वही सेम फंडा यहाँ पे भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ भी, क्योंकि एक सिस्टम तभी इफेक्टिवली काम कर सकता है, उसकी इफ़िशेंसी को हम बढ़ा सकते हैं, जब उसका एटमॉस्फियर, उसका एनवायरनमेंट जो है वो इनेबल्ड एनवायरनमेंट हो। इनेबल्ड यानी सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो। इनेबल्ड एनवायरनमेंट मीन्स हेल्पफुल एनवायरनमेंट हो। तो चलो देखते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में किस तरह का इनेबल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सपोर्ट करता है। क्योंकि इसमें जब हर प्लेयर्स जो हैं इस पूरे मार्केट का जो हिस्सा हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो अगर हर प्लेयर अपना काम बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा, तो बहुत ही एक बेस्ट और सपोर्टिव और हेल्पफुल एनवायरनमेंट जो है वो मार्केटिंग के लिए प्रोवाइड करेगा, जिससे किसानों की भी मदद होगी और कंज्यूमर्स की भी मदद होगी। वहाँ से गुड्स भी इजीली डिस्पैच होंगे और यहाँ पे विदाउट डिले कस्टमर के हाथ में भी, और वो भी एट अ रीजनेबल रेट्स पे हमें पहुँचेंगे। तो ये है एक इनेबल्ड एनवायरनमेंट। अब इस इनेबल्ड एनवायरनमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? जब हम कहते हैं इनेबल एनवायरनमेंट, तो an enabling environment is the set of interrelated conditions to work efficiently, to work effectively। क्योंकि ये interrelated states होते हैं, एक दो चीज़ से काम नहीं चलता है। जब आसपास के सब फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं, सब आपको बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो बट नेचुरल काम करने में मज़ा आता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये एक सपोर्टिव एटमॉस्फियर एनवायरनमेंट हमारे किसानों को भी देना है, जिसे हम कहते हैं इनेबल्ड एनवायरनमेंट। तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या है बच्चों? इट इज़ द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंडीशंस टू वर्क वेरी इफ़ेक्टिवली। क्योंकि हर सिस्टम को हम तभी अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं जब आसपास का एनवायरनमेंट जो हो वो थोड़ा मज़ेदार हो, यानी डिस्टर्बिंग नहीं हो। क्योंकि काम करने में मज़ा आता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रिजल्ट अच्छा होता है, तो उसके लिए इनेबल एनवायरनमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। यानी हर खिलाड़ी जो है वो अपना बेस्ट दे। जब हर खिलाड़ी खेल को खेल की तरह खेलेगा, जैसे हम आईपीएल में देखते हैं, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छी आनी है। सेम वे जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं, तो यहाँ के भी जो सराउंडिंग कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना है, अच्छा देना है। तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट इसमें इंक्लूड होता है ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। बहुत सारी किसानों भाइयों के लिए हमने प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ जो है वो हमने बनाया है। जैसे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है 2018 का, यानी कौन कौन सी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं रिसेंट हम फॉलो कर रहे हैं, वो हम इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट यानी 6th पार्ट में हम बहुत जल्दी हम डिस्कस भी करने वाले हैं। और उसके साथ साथ इसी एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने लेटेस्ट जो चेंजेस किया है, यानी उनके किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देना, या नॉट ओनली दैट बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उन्हें कनेक्ट करना, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इलेक्ट्रॉनिक बना देना, उनके लिए ई कॉमर्स का पोर्टल प्रोवाइड करना, या सॉइल हेल्थ कार्ड उन्हें प्रोवाइड करना,
नॉट ओनली दैट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उन्हें प्रोवाइड करना, इन सब पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट किसके लिए प्रोवाइड करती है? फार्मर्स के लिए, ताकि उनके प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये सब आते हैं हमारे इनेबल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, यानी एक साउंड बैकग्राउंड जो है वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो फार्मर्स की जितने भी कॉन्स्ट्रेंट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब परेशानियों को दूर करें। नेक्स्ट आता है इट हेल्प द फार्मर्स टू इंक्रीज द फार्म का प्रोड्यूस, और वो प्रोड्यूस जो है वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी हमारे डोमेस्टिक नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है एंड बिसाइड विद दैट हमारे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट करता है, यानी हम फॉरेन रेवेन्यू जो है वो अर्न कर सकते हैं, किसानों के इनकम को डबल कर सकते हैं। तो ये इनेबल्ड एनवायरनमेंट जो है वो फार्मर को मैक्सिमम सपोर्ट करता है। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं इस इनेबल एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स हैं क्या, यानी मेजर पार्ट्स हैं क्या, यानी इसमें किस किस की ज़रूरत हमको पड़ती है। और बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंपोनेंट्स हम कर चुके हैं बच्चों, वो रिपीटेटिव हैं, तो मज़ा आता है। जस्ट आपने देख लिया, हेडिंग समझ लिया, वेरी इजीली यू कैन राइट इन द एग्जाम्स। तो पहला हम देखते हैं इंफॉर्मेशन। अब हमने लास्ट पार्ट में, यानी पार्ट नंबर 4 में हमने 2 शॉर्ट नोट डिस्कस किए थे बच्चों मैंने आपके साथ, एक मार्केट का इंफॉर्मेशन और एक मार्केट का ट्रेनिंग। अब मार्केट इंफॉर्मेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इनेबल्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि एक एनवायरनमेंट इनेबल्ड तब रहता है जब एक मार्केट की इंफॉर्मेशन फार्मर्स और अल्टीमेट कंज्यूमर्स दोनों के पास हो, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग विल बिकम ईजी when both the producer and consumer have the proper market की information। और उस मार्केट की इंफॉर्मेशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया, मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो उनको ईजिली अवेलेबल हो जाती है, और वो भी एट ए वेरी लो कॉस्ट पे। तो ये मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है, जो थ्रू मास मीडिया जो है वो उन्हें प्रोवाइडेड रहती है, या उनके पास जो रेगुलेटेड मार्केट अवेलेबल हैं, उस रेगुलेटेड मार्केट पे भी बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं। अब उस बोर्ड पे भी डिमांड की पोजीशन या प्राइसिंग क्या है हर कमोडिटीज़ की, क्या गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्होंने फिक्स किया है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड। तो ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो उनके लिए, किसानों के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन रेगुलेटेड मार्केट। और मास मीडिया के थ्रू, वो भी हमने देखा था एगमार्क नेट के थ्रू, हमारे जो इकोनॉमी में 1800 मार्केट हैं प्लस 700 मार्केट्स और जिनका काम वर्क इन प्रोग्रेस है, उनको हमने इस एगमार्क के पोर्टल के साथ, डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है, यानी जिसमें हमने देखा था बहुत से कमोडिटीज़ और उनकी वैराइटीज़ को हमने कवर किया है। किसानों को हर मार्केट का, हर प्राइस का नॉलेज दिया गया है। कमोडिटी बोर्ड्स भी हमने दिया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नीचे काम करती हैं। तो ऑल दीज विल ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। वो चाहते हैं हमारे किसानों का इनकम डबल हो। नेक्स्ट है मोर इनपुट्स। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इनेबल्ड एनवायरनमेंट हम तभी कहेंगे जब हमारे किसानों को इनपुट्स ज़्यादा मिलेंगे, मोर इनपुट्स। अब मोर इनपुट्स में क्या रहता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स उन्हें मिलने चाहिए, बेटर फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वो उन्हें प्रोवाइड होने चाहिए, बेटर पेस्टिसाइड्स उन्हें मिलने चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें उन्हें मिलेगी, बेटर इनपुट्स उन्हें मिलेगा, तो रिज़ल्ट क्या होगा बच्चों, आप ही बताओ। यस, प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज। ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट होगा, यानी इकोनॉमी में हर तरह से फार्मर्स जो हैं वो ईजिली अपने प्रोड्यूस को डिस्पैच कर पाएंगे, यानी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मोर इनपुट शुड बी प्रोवाइडेड इन द बेस्ट एनवायरनमेंट, यानी किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन्हें। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत जगह पे सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो किसानों को दिया जाता है, या किसान क्रेडिट कार्ड वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं।
क्यों भाई, पैसे की ज़रूरत पड़ी एनी टाइम, दे कैन विदड्रॉ मनी एंड दे कैन परचेज द सीड्स हो या अच्छे फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, या इरिगेशन का पेमेंट करना है, या कुछ वाटर या कुछ पम्प्स उन्हें परचेज करने हैं, वाटर में भी कभी कभी उनके वेल्स जो हैं वो सिंक करना शुरू कर देते हैं, तो उनको वेल्स को भी रिपेयर करवाना पड़ता है, खर्चे तो होते ही हैं। तो किसानों को जब आप फाइनेंशियल मदद करोगे, उन्हें अच्छे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करोगे, तो ये सब उनके लिए इनपुट्स हैं, और जब इनपुट बेस्ट होगा तो आउटपुट की भी क्वालिटी बेस्ट ही होगी। तो ये हमारे इनेबल्ड एनवायरनमेंट का एक दूसरा इम्पोर्टेंट हिस्सा। थर्ड, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। अब ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के लिए एक बेस्ट नेटवर्क जो है वो ट्रांसपोर्ट का प्रोवाइड किया है, और जिसमें आता है अच्छा नेटवर्क ऑफ रेलवेज़ हमारे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज तक बहुत अच्छा नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे कस्टमर्स को हर तरह की वैरायटी जो है वो रीज़नेबल रेट्स पे मिले, और उनके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो रहते हैं, फ्रेट चार्जेस, वो भी बहुत रीज़नेबल रहते हैं। उसके साथ साथ जो रोडवेज़ हैं, वाटरवेज़ हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है फार्मर्स को, ताकि उनके गुड्स हर मार्केट में अवेलेबल हो, और वो भी विदाउट एनी डिले। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का नेटवर्क हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत प्रोवाइड किया है, और वो भी एट रीज़नेबल रेट्स। नॉट ओनली दैट, लेकिन अगर फार्मर्स अपना ट्रांसपोर्ट का व्हीकल परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए भी एट लो कॉस्ट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे उनके लिए लोन्स जो हैं वो हमारी जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हो, रूरल रीजनल बैंक्स हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, वो उन्हें प्रोवाइड करती हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ हैं एक इनेबल्ड एनवायरनमेंट की, एक सपोर्टिव लाइवली एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये भी हमने एक अलग से पूरा शॉर्ट नोट किया कि एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे तो सिर्फ आपको हेडिंग लेना है, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो एक एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा क्या बनता है? ट्रांसपोर्ट प्लस कम्युनिकेशन प्लस वेयर हाउसेस, अच्छे रूरल गोडाउंस, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि रूरल ग्रामीण भंडारण योजना जो है वो 2001 से चालू की गई। 1957 में भी हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन उनके लिए प्रोवाइड किया था। उसके बाद स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वेयर हाउसिंग के लिए हमारे फार्मर्स को दिया गया है, ताकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, टिल देन that they will fetch the higher prices. Apart from that, इरिगेशन का सिस्टम हर जगह गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है, जिसके लिए मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसका मेन मकसद क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद तो किसानों के लिए इतने सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को डेवलप किया है, ताकि हमारे किसानों की इनकम बढ़े, प्लस उनको आफ्टर मानसून सीजन दे शुड नॉट ओनली डिपेंड ऑन द रेनी सीजन एंड देयर शुड बी अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमने 11th में देखा था बच्चों। लेकिन अभी क्या होना चाहिए? आफ्टर सीजन के बाद भी दे शुड बी इंगेज एंड बिजी इन द फार्मिंग। इसके लिए पर ड्रॉप भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उनके लिए मोर क्रॉप लेके आता है। इसी मेन गोल पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया स्कीम खोला, और उसको हमने कहा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंदर हर जगह इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करने की एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वो हमें देना है, ताकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की मदद जो है वो हर जगह हर गांव तक वो पहुंच पाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो हम वाटर पंप्स को यूज़ कर पाएंगे। देन रेगुलेटेड मार्केट, ये भी हम कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम एरियाज़ में अपने एडमिनिस्ट्रेटेड मार्केट्स, रेगुलेटेड मार्केट्स प्रोवाइड किया है, जहाँ पे दे विल ट्राई टू डिटरमाइन द प्राइस फॉर द डिफरेंट एग्रीकल्चरल
प्रोड्यूस। देन बेटर बैंकिंग की फैसिलिटी जो उनके फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करे, और इसके लिए तो हमने सेपरेट जर्नी एग्रीकल्चर फाइनेंस भी कंप्लीट की है। तो ये सब जो है वो हमारे एक बेटर एनवायरनमेंट का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बनता है ट्रांसपोर्ट प्लस कम्युनिकेशन प्लस वेयर हाउसेस प्लस इरिगेशन सिस्टम, देन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, देन रेगुलेटेड मार्केट्स कहें, बेटर बैंकिंग फैसिलिटीज़ कहें। ये हमारे फार्मर्स के ना सराउंडिंग को एक लाइवली सराउंडिंग करते हैं, यानी जो ज़रूरत हुई ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद इन देयर रीच, जो उनके लिए अवेलेबल है। तो एक बेस्ट एनवायरनमेंट। देन फिफ्थ पॉइंट इस मार्केट का यानी इनेबल्ड एनवायरनमेंट का बनता है रेगुलेटरी सिस्टम। अब हम जब रेगुलेटरी सिस्टम बोलते हैं तो हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ कमिटीज़ को, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ को अपॉइंट करती हैं। यानी मार्केटिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं, जो मार्केट को कंट्रोल करें, रेगुलेट करें, मैनेज करें, सुपरवाइज करें, डायरेक्ट करें। तो जो मार्केटिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, दे मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ मार्केट, ताकि वो मार्केट के पूरे फंक्शनिंग को मॉनिटर कर सके। अब जैसे से फॉर एग्जांपल हम कर चुके हैं एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन पॉलिसी। अब ये जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है ये कब आया था बच्चों, याद आया? 1965 पे। और इसी के बेस पे हमने ये सेटअप किया एक और CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। याद आया बच्चों? CACP। तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में आया, इसको ही हमने कन्वर्ट किया CACP में यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसका मेन फंक्शन था मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करना, जिसका मेन काम था स्टेचुटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी प्रोक्योरमेंट प्राइस, इशू प्राइस, इन सबको डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये है हमारी मार्केटिंग रेगुलेटरी बॉडीज़। टाइम बदला, फिर हमने देखा 2003 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी, और बाद में बना APMC एक्ट ऑफ 2003। ये हमने बनाया यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट 2003। इनका भी मेन काम था पूरे मार्केट को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, प्राइस की तरफ ध्यान देना, रेगुलेटेड मार्केट में हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वेयर हाउसिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोवाइड करना। तो ये सब क्या है, हमारे रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि हर जगह जब रेगुलेटरी सिस्टम होगा तो हमारे फार्मर्स को मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा, और जो करप्शन होगा, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा वो कम होगा, और जो बीच में ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, मिडलमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, दे शुड नॉट एक्सप्लॉइट अवर फार्मर्स। देखो बन गया ना एक लाइवली एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा इनेबल्ड एनवायरनमेंट है, जिसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हमारे गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ज़रूरी चाहिए, ये कंपल्सरी चाहिए, जो हमारे मार्केट को सिस्टमेटिकली, स्मूथली, इफिशिएंटली चलाएं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। अब एक इनेबल्ड एनवायरनमेंट में हमारे पास इंस्टीट्यूशनल बैकअप भी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम भी होना चाहिए, अच्छे बैंकिंग सिस्टम होने चाहिए, अच्छे रेगुलेटेड मार्केट होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन जहाँ से प्रोवाइड होता है उनकी ऑफिसेस वहाँ होनी चाहिए, हमारे पास रूरल गोडाउन्स जो हैं वो बने हुए, सेटअप हुए होने चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा था लगभग 5000 प्रोजेक्ट्स ऑफ द रूरल भंडारण ग्रामीण का हर जगह कंप्लीट हो चुका है, ताकि किसान जो है आफ्टर हार्वेस्ट दे कैन कीप देयर प्रोडक्ट इन दैट रूरल गोडाउन्स, वो गोडाउन्स में रख सकें, और उनके लिए जो चार्जेस होते हैं वो बहुत लिमिटेड रहते हैं यानी रीज़नेबल रहते हैं। बिसाइड विद दैट, जैसे हमने कहा रेगुलेटेड मार्केट होने चाहिए, उनके लिए अच्छे बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम उनके लिए होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनके लिए जब हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन,
तो हमें चाहिए इंस्टीट्यूशन, बेटर इंस्टीट्यूशन सिस्टम हमें चाहिए, जो हमारे पास मार्केटिंग सिस्टम हो प्लस लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो। दे आर रिक्वायर्ड फॉर गुड मार्केटिंग सिस्टम। ये मार्केटिंग सिस्टम को एक स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें भी हमारे इनेबल्ड एनवायरनमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट है लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब अभी हमने कहा लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये चाहिए, क्योंकि जब एक प्रॉपर लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क रहता है तो हमारी इस मार्केट के सिस्टम से, हमने अभी कहा, करप्शन नहीं होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। यानी कुछ लोग ट्रेडर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, स्पेकुलेशन जैसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। यानी मार्केट में जानबूझ के स्केर्सिटी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। सो टू अवॉइड द स्पेकुलेशन हो, होर्डिंग यानी स्टॉकिंग, गुड्स को छुपा के रखना, या ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा, ट्रांसपेरेंट, जो एकदम क्लियरली हर एक के साथ अपने डिसीशंस प्रॉपरली कर पाए, जस्टिफिकेशन हो। तो ट्रांसपेरेंट लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क मस्ट बी अडॉप्टेड, जो हमारे इकोनॉमी में है और वो किसानों की हेल्प करता है और उनके काफ़ी डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करता है। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया 2014 के बाद हमारी इकोनॉमी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वाइल डूइंग द बिजनेस हैज़ बीन रिमूव्ड। यानी हमारे जो बिजनेस करने के जो तरीके हैं इतने सिंप्लीफाइड और स्मूथ हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया ने अपने ग्लोबल लेवल पे जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, अपने एक्सपोर्ट को जो बढ़ाया है, अपने स्किल और टैलेंट को एक्सपांड किया है, वो रिज़ल्ट दिखाता है कि हमारा जो ग्लोबल लेवल पे रैंक है वो बड़ा है। यानी जनरली हमने देखा है हमारी इंडिया जो इतने सारे कंट्रीज़ के बीच में अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है और उसमें हमारा नाम भी किया हुआ है, क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो या स्किल इंडिया का प्रोग्राम हो, इन्वेस्ट इंडिया का प्रोग्राम हो, इसमें अवर इंडिया इज़ डूइंग बेस्ट, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट उनमें सपोर्ट भी कर रही है। नॉट ओनली दैट बट एग्रीकल्चर, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थे, कॉन्स्ट्रेंट थे, उन सबको भी हमारी गवर्नमेंट ने चेंज किया, और ना सिर्फ चेंज किया लेकिन उन्हें सपोर्ट भी किया, एक लाइवली एटमॉस्फेयर हमने उन्हें प्रोवाइड किया। तो जितनी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन थी या अवॉइड होता था बहुत सारे रूरल एरियाज़ को, अभी ऐसा नहीं है। नाउ दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू रूरल एरियाज़ आल्सो। बैंकिंग सेक्टर्स की ब्रांचेस को हमने एक्सपांड किया रूरल एरियाज़ में। कोऑपरेटिव सेक्टर इज़ प्रोवाइडिंग वेरी वेल। ट्रांसपोर्टेशन को हमने, रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसके नेटवर्क को हमने बढ़ाया ताकि फार्मर्स के इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकें। कम्युनिकेशन के लिए हमने बेटर टावर्स उन्हें प्रोवाइड किए ताकि कम्युनिकेशन का भी सपोर्ट उन्हें अच्छा मिले, और उन्हें रेगुलेटेड मार्केट्स का बैकअप दिया, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव उन्हें सपोर्ट भी दिया, ताकि वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, जैसे हमने कहा CSCP कमीशन जो है, या हम जो जैसे हम बात कर रहे हैं APMC जो है यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है, ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाए। तो ये पॉसिबल हुआ है और अभी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी हमारा जो बिज़नेस है वो ईजिली चल रहा है, यानी अभी काफ़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, डायरेक्टली ऑनलाइन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो जितना भी पेपर वर्क था ये बहुत उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड अ ग्लोबल रैंक इन डूइंग बिजनेस, लेकिन फिर भी हम और कोशिश कर रहे हैं हम अपने इस ईज़ ऑफ डूइंग को और ईजी और सिंप्लीफाई करें, ताकि हर एक रूरल एरियाज़ को हम मॉडर्न टेक्निक से, मेथड से कनेक्ट कर सकें। और हमें और इम्प्रूवमेंट करना है, स्टिल इट रिक्वायर मोर टेक्निकल और मार्केटिंग का इम्प्रूवमेंट, जो हम कंटिन्यू किया हुआ है, और स्टिल वी आर डूइंग वेरी वेल कि हम हर रूरल एरियाज़ को बेटर टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करें। उन्हें हम हर एक पोर्टल की इंफॉर्मेशन का डेटा जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर पाएँ, यानी मार्केट की इंफॉर्मेशन हर एरिया में हमारे किसानों को
पता चले। इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्राइस है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे पैकेजिंग करनी है, कैसे ग्रेडिंग करनी है, कैसे स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बिजनेस ईजी हो। तो हमारा मेन मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। किसानों की परेशानियों को हटाना है, उनके बिजनेस को इजी बिजनेस करना है ताकि वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और इनकी इनकम डबल हो। देन लास्ट है सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। अब ये भी बच्चों बहुत ज़रूरी है। सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन की बात आती है, यानी प्रोड्यूसर अपने प्रोड्यूस को कस्टमर तक विदाउट एनी डिले पहुंचाए ताकि उसकी क्वालिटी अफेक्टेड नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे गुड्स पेरिशेबल होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किस तरह से सप्लाई चेन मेंटेन होती है। अब जैसे हम देखते हैं डेयरी, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे बने फिर मार्केट तक पहुँचें तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज का चेन होना, प्रोवाइड होना ज़रूरी है, जहाँ पे वो इजीली प्रिजर्व हो, फिर कस्टमर तक वो पहुँचे। तो इस तरह के लिए एक प्रॉपर सप्लाई चेन होनी चाहिए कि पनीर है या दही है या दूध है तो ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं। नॉट ओनली दैट बट बहुत सारे फ्रोज़न फूड्स हैं जो हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जो बेस्ट कंडीशन में हमें कस्टमर तक पहुंचाने हैं। तो ये सब चीज़ों में एग्रीकल्चर जो है इट मोस्टली फोकस ऑन द सप्लाई चेन, ताकि उनके गुड्स की जो क्वालिटी है वो टाइम डिले की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से अफेक्टेड नहीं हो और उन्हें अपने प्रोड्यूस का बेटर प्राइस उन्हें मिले। तो ये है सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन, यानी इन ऑर्डर टू अवॉइड द वेस्ट एंड डिले द एंटायर सप्लाई चेन मस्ट बी वेल कोऑर्डिनेटेड। बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाता है सो दैट गुड्स कैन बी ईजिली सप्लाइड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर और उसकी क्वालिटी जो है उसको रिटेन किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं, हमारे इनेबल्ड एनवायरनमेंट में 9 पॉइंट्स आती हैं। अच्छी मार्केट की इंफॉर्मेशन, दैन मोर इनपुट्स हमें किसानों को देने हैं ताकि उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़े, एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ उन्हें अच्छी प्रोवाइड करनी है, नेटवर्क अच्छा देना है ताकि वो हर मार्केट तक अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़, जिसमें आपको पता है बहुत बड़ा ये एक कंसेप्ट है, जिसमें ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, वेयर हाउसेस हो, इरिगेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है या रेगुलेटेड मार्केट हो, उनके लिए सेटअप होना चाहिए, अच्छे बैंकिंग की फैसिलिटीज़ उन्हें देनी है। यानी हर तरह का एक सपोर्ट सिस्टम हमें फार्मर्स को देना है। रेगुलेटरी मार्केट्स उन्हें देने हैं, मॉनेटरी बॉडीज़ हैं जो उनके ऊपर कंट्रोल करेंगी, जैसे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, CACP है, या हमने APMC कमीशन हम देख रहे हैं जो मार्केट को सिस्टम के साथ चलाती है। इंस्टीट्यूशनल सिस्टम हमें उन्हें प्रोवाइड करना है ताकि वो इजीली वहाँ उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से अपनी ट्रांजैक्शंस को कैरी कर सके, जैसे फाइनेंस सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। ये उनको चाहिए ताकि उनका जितना भी पूरा फंक्शनिंग है मार्केट का अच्छी तरह से स्मूथली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो हो सके। देन लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क वो भी उन्हें चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था हर स्टेट के प्राइसेस चार्जेस अलग अलग हैं, इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, क्या हर कंट्री के डिमांड है, फैशन है, सिस्टम है, रूल्स हैं, इन सब का ट्रेनिंग हमने पढ़ा था। दैट इज़ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, वो उन्हें देना ज़रूरी है, यानी उन्हें हर चीज़ का नॉलेज देना है। और ये जब लीगल एक फ्रेमवर्क रहता है तो बहुत सारे जो मिडिल मैन्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे विल नॉट डू एनी इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक ब्लैक मार्केटिंग हो, होर्डिंग हो या स्पेकुलेशन हो, प्राइस को जानबूझ के स्पेकुलेट करना, ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। दैन जितना हो सके उनके बिजनेस को ईज़ ऑफ डूइंग करना है, यानी काफ़ी पेपर वर्क, जैसे उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी है तो ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए, सिंपल इनका प्रोसीजर होना चाहिए। या अगर दूसरे भी सपोज़ इंटरनेशनल लेवल पे भी जब वो अपने गुड्स को लेके जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट करते समय भी उनके प्रोसीजर्स को जितना हो सके सिंप्लीफाई किया जाए ताकि किसानों को एक्सपोर्ट करने में भी ईजी लगे, यानी उनकी हर एक ट्रांजैक्शंस में
जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको जितना हो सके हम रिड्यूस कर सकें, ताकि वो ईज़िली हर एक एरिया में, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, या सपोज़ फाइनेंस लेना हो, मार्केटिंग की सपोर्ट लेना हो, ये सब ईज़िली कर पाएँ। और लास्ट, सप्लाई चेन का कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट, जो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये है आपका इनेबल्ड एनवायरनमेंट। क्या है ये? इनेबल एनवायरनमेंट इज द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंडीशन। ये हमारी 9 क्या है? इंटर रिलेटेड, सब आपस में कनेक्टेड कंडीशन है। जब ये सब आपस में मिलती हैं तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और किसानों के सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल आता है एंड दे कैन परफॉर्म वेल। उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उनकी इनकम लेवल भी बढ़ती है। ओके बच्चों, तो ये हमारे टीवाई का और ख़ास करके इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, जिसको मैंने कहा कि ये बहुत बार यूनिवर्सिटी लेवल पे दिखाई देता है एज अ शॉर्ट नोट। ओके बच्चों, तो जिस तरह से मैंने डिस्कस किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माय द नोट्स। So yes, my dear student, if you like this video, you can share with maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.